अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी और ख़ास मेहमान तहकीकाती सहाफ़त का चमकता सितारा जाहिद किशकोरी, जिन्होंने आज सहाफ़ी प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पैमरा के बाबरकत नाम से और पैमरा की तरफ से उस हदायतनामे के साथ कि जिसमें उन्होंने कुछ ख़ास हदायत मीडिया को भी दी हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पैमरा की तरफ से जो हदायतनामा है उसके मुताबिक कहा गया है कि ये बात बार बार देखी जा रही है कि जो टीवी चैनल हैं वो तसलसल के साथ मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं आला अदलिया के, उनके किरदार के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और एक किरदार कुशी की एक मुहिम चलाई जा रही है बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ। और पैमरा के हदायतनामे में ये याद दिलाया गया है कि जजों का जो कंडक्ट है, जो उनका किरदार है, जजों का भी और मुअज़्ज़ज़ जजों का भी, वो टेलीविज़न चैनल्स पे ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। और जो भी चैनल्स जो हैं पैमरा के ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करेंगे उनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल किया जा सकता है। तो ये हदायतनामा हमारे सामने है। मुख्तसरन मैं कयूम सदीकी साहब से इनकी माहिराना और कानूनी राय भी ले लेते हैं। कयूम सदीकी साहब, मेरे ख्याल में जजों के किरदार के ऊपर तो हमारे आइन में भी वाज़े तौर पे लिखा है कि जजों के ऊपर आप जो है जुडिशरी पे कोई उनके अटैक नहीं कर सकते और इंडिपेंडेंस ऑफ अदलिया को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो इस हदायतनामे की क्या अहमियत है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले भी दिए गए हैं और आइन का भी हवाला है, तो क्या आप इस हदायतनामे को देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। वो जो आर्टिकल 68 जिसका हवाला दिया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर भी जो उसका जज का जुडिशल कॉन्डक्ट है वो नहीं डिस्कस हो सकता है उसके ऊपर। इसी तरह से ये जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अदलिया के अंदर वो एक बार है, ठीक है, 69 आर्टिकल 69 जो है। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है? एक बहुत ही जनरल किस्म का ऑर्डर है, पैमरा की तरफ से डायरेक्टिव है। जाहिर है जो लाइसेंसी हैं वो तो आप बाकी आप सब है, सारा बाकी कुछ तो है। समझदार हो। लेकिन लेकिन देखिए ना, बात ये, बाकी तो समझदार हो। अब उन्होंने कहा कि जज का कंडक्ट जो है वो डिस्कस नहीं किया जा सकता, मिसकंडक्ट किया जा सकता है। नहीं, कंडक्ट और मिसकंडक्ट एक ही बात होगी ना। तो अच्छा, चलें, मतलब अब हम ये डिस्कस कर सकते हैं क्या कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दो फाजिल जज साहबान के बारे में ये लिखा कि दो फाजिल जज साहबान जिन्होंने इलेक्शन आज खुद नोटिस लिया था, उनका इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर वाज़ेह तौर पर आता है। हम ये तो कह सकते हैं ना। और फिर उन्होंने ऑडियो लीक का भी हवाला दिया था, ऑडियो लीक का भी हवाला दिया था जज साहब के उन जज साहब के हवाले से, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर से आवाजें उठ रही हैं और रेफरेंसेस आ रहे हैं। तो अब ये बात तो हम कर सकते हैं ना। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा उस ऑर्डर में दो जजेस का नाम भी, दो जजेस का नाम लिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन, ये दो जज। मगर कयूम साहब, टू बी फेयर, वो जो कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, ये मामला इससे बहुत आगे चला गया है। हमारे जो आज खास मेहमान हैं जाहिद किशकोरी साहब, इन्होंने तो बहुत बड़ी खबर दी है। मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब थे, वो लापता भी हुए थे। जाहिद किशकोरी साहब, उन्होंने जो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बयान दिया है, तो उस बयान के हवाले से आपकी एक बड़ी स्टोरी सामने आई थी। ये मामला क्या था? क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि उनको ज़ेर हिरासत दबाव में लेके वो बयान दिया गया था। वो क्या चक्कर था? ये बड़ी अहम स्टोरी है जी। जो मोहम्मद खान भट्टी कुछ अरसा तक गायब रहे, मालूम नहीं था कहाँ हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ क्वेटा में उनको गिरफ्तार किया गया था कि वो ईरान जाना चाहते थे। तो उनके बाद 2 दिनों के बाद एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया हुआ बयान कल कुछ सोर्सेस से एक कॉपी मुझे मिली थी। मैंने एज ए रिपोर्टर उसकी तस्दीक करने के बाद ये खबर चलाई। ये बयान बहुत अहम है और उसमें वजन है। ये मालूम नहीं कि इल्ज़ामात जो इतने लगाए गए हैं मशहूर शख्सियात पर, और 3 जजेस हैं आला अदलिया के, उनके नाम भी लिए गए हैं और एक जज साहब पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, उसमें सामने आए हैं। और मैंने भी वो कॉपी आपसे भी शेयर की है, आपने पढ़ी होगी। और उसकी
आज अदालत में ये गुफ्तगू उनके वकील की तरफ से, और अदालत के ऑर्डर में भी ये बात शामिल है, मोहम्मद खान भट्टी ने बताया है कि ये मुझसे ज़बरदस्ती कुछ पेजेस जो हैं वो साइन करवा लिए गए और मेरे अंगूठे लगवा दिए गए, जो कंटेंट है मुझे मालूम नहीं। तो ये एक ज़बरदस्ती वाला बयान है, मतलब खाली सफ़े पे साइन करवा लिए गए। जी, करवा लिए गए। और ये वैसे भी पुलिस के सामने जो बयान है उसकी कानूनी तौर पे वो अहमियत नहीं होती जो कि एक जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है। तो ये बहुत उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, बात वो अहम है कि किसने, ये तो एक बात की बातें हैं कि उसकी अहमियत क्या होगी, लीगल स्टैंडिंग होगी नहीं होगी, वो स्टैंड करेंगे या नहीं, लेकिन जो इंकशाफात हैं वो काफी वजन रखते हैं एज ए डिस्कशन मीडिया के लिए भी। अच्छा। और फिर आगे जाके उस डिबेट को अगर आगे मगर जाहिद आप खुद माशाल्लाह सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पुलिस की तहवील में एक शख्स, और वो शख्स जो कि 2 हफ्ते लापता रहा, और शायद उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हमें तो इल्ज़ामात हैं क्योंकि बड़े लोगों के बारे में तो हमें ज़्यादा बड़ी खबर वो है, तो वो पुलिस की तहवील में अगर एक शख्स है तो उसके हवाले से कोई बयान अगर लीक किया जाता है और उसमें इल्ज़ामात होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते हैं इल्ज़ामात के, तो क्या वो बतौर खबर उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये बहुत एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है कि उसको पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। लेकिन जब वेरिफिकेशन उसकी हो जाए और उसको इदारे ओन करें और फिर स्टोरी चल जाए। ये वेरिफिकेशन से मुराद कि जो उन्होंने इल्जाम लगाया, ये वेरिफिकेशन या विलिफिकेशन नहीं, हाँ, मतलब कि जो जजों पे लेट से इल्जाम लगाया, उसको कैसे, उस इल्जाम की सदाकत को कैसे वेरीफाई किया गया? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरी दूसरे सोर्सेस से भी बात हुई कि इस तरह के एलिगेशंस हैं, चीजें सामने आ रही हैं, अगर आप समझते हैं तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, जिसमें 12 से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके बारे में उसने ये बात की है। और बाय एंड लार्ज ये खबरें पहले चलती रही हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे पहली दफा आई हैं। अच्छा जाहिद साहब, नहीं देखिए, ये खबर नहीं है और ये इल्जाम है, आप खुद कह रहे हैं, मतलब उसने अगर ज़ेर हिरासत पुलिस के सामने कहा है, लट से उसने कहा, या वो कहते लिख के खाली सफ़े पे दस्तखत करा दिए थे कि परवेज़ इलाही को यकीन दहानी कराई हुई थी कि वो जस्टिस फलां फलां और जस्टिस फलां फलां के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों को मैनेज करके देंगे, फिर जस्टिस फलां फलां लाहौर हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल जजेस, जुडिशल मजिस्ट्रेट तक को मैनेज करके देता था, और यकीन दहानी कराई थी कि पीटीआई और परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई फैसला नहीं आने देंगे। अब एक आम आदमी पुलिस की तहवील में अगर ये इल्ज़ाम लगा रहा है तो इसमें खबर कैसे बन गई, जब तक कोई एविडेंस नहीं था मैनेजमेंट का, जब तक कोई एविडेंस नहीं था कि वो मातहत अदलिया को मैनेज किया जा रहा है। तो आप एक मुल्ज़म जो कि एक ऑलरेडी मशकूक आदमी है, उसके इल्ज़ाम को खबर कैसे बना सकते हैं हम? देखें, खबर बन सकती है, उसकी वजह यह है कि जब कोई एफआईआर करती है, एलिगेशंस होते हैं, पुलिस को कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, तो मीडिया हमेशा उसको रिपोर्ट करता है, रिपोर्टर्स उसको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन रिपोर्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों एलिगेशन जिस पर लगाए जाते हैं उसका भी मौक़िफ़ आना चाहिए, और जाहिर है जो लगाता है वो तो रिकॉर्ड पे है। या अच्छा, आपके जाहिद, आपके जहन में ये नहीं आया था कि पुलिस दबाव डाल के भी ये बयान ले सकती है? आपके जहन में ये आया ही नहीं? आपने कोशिश की मालूम करने की कि ये कहीं दबाव में तो नहीं इल्जाम? और आपने इंकिशाफात करके दिया था या ये करके दिया था कि पुलिस हिरासत में बयान? आपने इंकिशाफात किया था या हिरासत में, पुलिस की हिरासत में, क्या कैसे इसको एक्सप्लेन किया? देखिए, एक पुलिस को और मजिस्ट्रेट को वो बयान रिकॉर्ड करवाया गया है और उसके ओरिजिनल वहां पर साइन है, सिग्नेचर्स हैं, एक हैपनिंग है जो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में होती हैं। बारे ये इंकशाफात तो इसको नहीं कह सकते, जो मुल्जिम इंकशाफात कर रहा है। नहीं, ये तो इल्जाम है ना, ये तो उसका मुल्जिम का लेट से वो उसका दावा है, क्लेम है
तो उसको इंकशाफ तो नहीं कह सकते। नहीं, दावा आप बिल्कुल कह सकते हैं, एक पुलिस ही है। गश्कोरी देखें, पुलिस की ज़ेरे हिरासत जो मुलजम बयान देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी, वो मशकूक होता है वो बयान। तो आपने ये हाईलाइट किया इस पहलू को कि ये पुलिस की ज़ेरे हिरासत बयान दिया गया है और कानूनी तौर पे उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्या इस चीज़ को आपने हाईलाइट किया? डिटेल से उसको रिपोर्ट किया गया है, बिल्कुल उसकी वैल्यू, वो तो लीगल स्टैंडिंग है, वो मैं उस पर कमेंट ही नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ मैटर रिपोर्ट किया है। आखिर में ये बता दें जैद साहब कि आपने मालूम किया कि ये मोहम्मद भट्टी साहब जो हैं ये लापता क्यों हुए, किसने उन्हें उठाया था, कितने दिन कहाँ गायब रहे, ये सवाल आपने मालूम करने की कोशिश की? जी 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 बिल्कुल। तो आपकी क्या फाइंडिंग है कि इसको किसने इनको उठाया था, किन इदारों के पास था, ये आप बता सकते हैं? देखिए, मेरे पास उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन जो मैं अभी फाइंडिंग एज ए रिपोर्टर, क्योंकि मैं इस स्टोरी पे पहले से ही काम करता रहा हूँ, रिपोर्ट कर चुका हूँ कई बार मुख्तलिफ इवेंट्स को जो कि मोहम्मद खान भट्टी से रिलेटेड हैं। जिन इदारों ने इसको उठाया, जाहिर है एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब इसको देख रहा है, उन पर मुख्तलिफ केसेस भी बनाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी की तारीख, उसकी तारीख जाहिर है जिस दिन उसकी फैमिली ने रिपोर्ट किया है उसके बाद से, और फिर उसको जो पहली दफा सामने ये दिखाया गया है कि कितने दिन का फर्क है, रिकवर हुआ है, तो कितने दिन का फर्क है, कितने दिन का फर्क है, कितने दिन वो मिसिंग रहे, और उसके बारे में कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ रहे? वो तो मुझे लगता है पूरा पाकिस्तान घूमते रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट आई थी कि कराची, किसकी तहवील में आपके ख्याल? मेरे पास इसका एविडेंस नहीं है। और अच्छा, पूरे पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पे रहे वो? ये तो कितने से कितनी कौन किसी जगह? नहीं, मेरे जो नॉलेज में आया है तो सिंध के 1-2 अजला में थे, फिर उसको बलोचिस्तान ले जाया गया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि ये बलोचिस्तान से सफर करते हुए गिरफ्तार हुए, आपको बतौर साफी ये सच लगता है या झूठ? मतीउल्लाह जान साहब, इस तरह के जो स्टेटमेंट लिए जाते हैं या रिकॉर्ड करवाए जाते हैं, जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है उनकी, मैंने देखा है मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज अदालतों में वो जाके स्टैंड नहीं करते हैं। नवाज शरीफ के केसेस में देखा है, नैब के हाई प्रोफाइल केसेस देखे हैं। अच्छा, आपको इसमें और इसहाक डार के वो जो काजी फैमिली के बयान इस तरह से दिया गया था, वो भी उसके अंदर कोई फर्क महसूस होता? वो जो हदैबिया पेपर मिल केस में इसहाक डार का बयान था, वो बाद में उनका ये भी दबाव में लिया गया था, तो वो आप समझते हैं ये वैसे ही बयान था और वो कोई इंकशाफात नहीं थे? देखिए, जो जब इस तरह के हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट किया जाता है, अब ज़ाहिर है परवेज इलाही हैं या नवाज शरीफ हूँ, जो हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के पॉलिटिकल फिगर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, तो आपके ख्याल में इनको भी टारगेट किया गया है? कौन करता है और कौन करता है? नहीं, ये वक्त बताएगा कि क्योंकि एविडेंस अभी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है। बिल्कुल सही है, अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, वो पहले ही काफी इंकशाफात हो चुके हैं, मजीद इंकशाफात मुमकिन नहीं है। ज़ाहिद गश्कोरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इंकशाफात की तरफ चलते हैं। साफ़ी प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर ज़मानत मिल गई, मगर इस बार की ज़मानत की ख़ास बात ये कि ये ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक की अदालत से मिली, और ये ज़मानत इमरान खान की पेशी के बगैर मिली। और न सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान के जो लीड काउंसिल हैं, जो बड़े वकील हैं, बैरिस्टर सलमान सफ्दर, वो भी अदालत में मौजूद नहीं थे। इमरान खान की तरफ से एक वकील, सीनियर लॉयर, वो पैगाम लेकर आए थे कि मैं वकालतनामा तो साइन नहीं है, लेकिन वो आ नहीं सकते। वजह ये बताई गई कि दफ़ा 144 लगा है लाहौर में और इमरान खान घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी सिक्योरिटी के शदीद खदशात हैं, तो मज़ीद टाइम दे दिया जाए। तो इस पे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने न सिर्फ ये कि टाइम दिया, 21 मार्च तक का टाइम दे दिया गया है, और इसका मतलब यह है कि अब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के इस केस में एक किस्म की ज़मानत 21 मार्च तक दे दी गई है। लफ्ज़ बेल का इस्तेमाल नहीं हुआ, मगर आम हालात में अगर कोई आम शहरी इस तरह का केस कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करता है तो उसको ज़ाती तौर पे पेश होना पड़ता है। और क़य्यूम सदीकी साहब, आम शहरी ज़ाती तौर पे अगर पेश ना हो अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त में, तो सबसे पहले तो वो दरख्वास्त फौरी तौर पे खारिज होती रही है,
खारिज होती है। उसके बाद वहाँ खड़े खड़े पुलिस उस शहरी को अदालत के बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी लगा देती है। ये है जो पुराने पाकिस्तान का कानून था। अब पता नहीं नए पाकिस्तान में क्या है, लेकिन ये बड़ी ही एक अजीब एक तासुर जा रहा है कि शायद अदालतें जो हैं वो शदीद दबाव में हैं और बड़े ही इम्प्रेशन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, ये मैसेज कुछ ठीक नहीं जा रहा। आप इसको इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अदालतें तो शायद दबाव में नहीं है, जज कुछ दबाव में हो सकते हैं। मतलब नहीं, जजों को ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। नहीं, क्यों? अदालतें देखें, अब मैं आपकी बात मानूं या जैसे काजी फैज ईसा की बात मानूं, वो कहते हैं कि इदारों के हवाले से बात ना किया करें। हाँ, इदारों के अंदर मौजूद जो अफराद गलत करें उनका नाम ले लिया करें। तो उन्होंने फैसले में नहीं कहा, तकरीर में कहा था। तो वो जज तो जज होता है ना यार। मतलब देखिए वो दानिश की बात है ना, मतलब इसमें आप उससे निकल जाएंगे ना। हाँ, लेकिन काजी फैज ईसा साहब अब पता नहीं, मीडिया ने खूब डिस्कस भी किया था। हाँ, उस वक्त शायद पैमरा का इदारा इतना एक्टिव नहीं था और उस वक्त शायद किसी के ऊपर ऑडियो लीक का काजी साहब के ऊपर कोई इल्जाम नहीं था। और जब जस्टिस काजी फैज ईसा का रेफरेंस चल रहा था उस वक्त क्या क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। उस वक्त सब कुछ चल रहा था, कुछ नहीं था उस वक्त किसी को परवाह नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, कुछ नहीं थी। आज सबको जो है वो कानून। अच्छा, बहरहाल इमरान खान साहब पे अगर हम वापस आए तो इमरान खान साहब का एक बड़ा एक देखिए मतीउल्लाह जान साहब, अब मैं फिर आपके जो आपने जो पैमरा का डायरेक्टिव पढ़ के सुना दिया है, उसके बाद अगर मैं इस फैसले के ऊपर बात करूंगा तो वो ऐसा आएगा जैसे कि जुडिशियल कॉन्डक्ट जो है वो उसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, आप जुडिशियल कंडक्ट, जज के कंडक्ट पे बात ना करें ना। आप ये मत कहना कि जस्टिस आमिर फारूक ने ये फैसला दिया, आप ये कह दें कि अदालत का ये फैसला है। अदालत का फैसला मेरे पास है ही नहीं, सामने है ही नहीं। उन्होंने डेट दी है या बेल कंफर्म की है? बेल शेल कंफर्म का कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ 21 तारीख तक अब डेट जब है। और उनके वकील है। कहते हैं कि इसका मतलब है कि बेल है, मतलब आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस केस में नहीं कर सकते। हाँ, इस केस में नहीं कर सकते। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहरहाल ये एक गैर मामूली बात है कि इस तरह से ये भी बड़ी बात है कि एक जो है ना पुराने पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कभी गिरफ्तार नहीं हुए। हाँ, सही बात। और एक हमारे अब नए पाकिस्तान के बानी इमरान खान साहब जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, तो अब कायदे आज़म जमानत के ऊपर भी रहे हैं। नहीं, वैसे ये बात तो अच्छा सवाल है आपका। मुझे बता दें कितनी दफा जमानत ली है? जमानत क्या है, मतलब गिरफ्तार तो नहीं हुआ ना, जेल तो नहीं गए ना। यार कबल इस वक्त ये गिरफ्तारी पता नहीं कब से होगा, ये कानून पता नहीं उस वक्त था या नहीं था। उस वक्त जमानत वाला मामला नहीं था, अंग्रेज थे बड़े। ये भी जमानत कबल गिरफ्तारी वाली जस्टिस आर कॉर्नेलियस ने उन डॉन ट्रोडन लोग थे ना जो पेश नहीं हो सकते थे या कुछ ऐसा मामला होता था, किसी के वसाइल नहीं, तो उसके लिए ये एक फैसिलिटी, एक वो जजमेंट, उसके बाद ये कानून ही बन गया। खैर, इमरान खान साहब से जरा ऊपर के लेवल की बात करते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ऊपर, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, ये जनरल तो नीचे नहीं। इमरान खान साहब के पीछे पुलिस छापे मारने जाती है, इनके पीछे कोई गया अभी तक? जनरल फैज हमीद के घर में कोई किसी ने घेरा डाला है? किसी ने नोटिस सर्व किया है? किसी ने? वो राना सनाउल्लाह साहब बता तो रहे थे कि कोई शायद नजफ हमीद साहब हैं, उनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह। वो तो उनके भाई हैं, वो सिविलियन पटवारी हैं। पटवारियों के तो आजकल हालांकि उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बन रहे, लेकिन फिर भी एक आध तो। लेकिन वो तो वजीर दाखिला ने कहा, मैं तो इसलिए आपसे गुजारिश। बहरहाल जनरल फैज के हवाले से एक बयान अब सामने आ रहा है और शाहजेब खानजादा ने भी कुछ मालूमात फराहम की हैं। उनका ये कहना है कि कामरान खान की जो मालूमात थी उन्होंने उनको भी कोट किया और 3 बातों की याद दहानी कराई। पहले तो ये कि फैज हमीद ने कहा कि वो सन 2017-18 में वो सिर्फ मेजर जनरल थे और तो क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल किसी की हुकूमत खत्म कर सकते हैं? जनाब बेचारा मेजर जनरल किस चीज का मेजर जनरल था? ये ISI के सर। अच्छा। और जब शौकत अली सदीकी साहब को भी मुबैना तौर पे मिलने गए थे, DGC मेजर जनरल। अच्छा, ISI मेजर जनरल ISI का DGC वो भला हुकूमत गिरा सकता? कमाल ही नहीं है, उसकी क्या जरूरत। हाँ। लेकिन ये है कि शौकत अजीज सदीकी साहब ने इसी वजह से फिर शायद तकरीर की थी और हुकूमत तो नहीं गिराई थी ना, उन्होंने तो सिर्फ जज साहब से यही बज़ाहिर कहा था कि भाई आप जमानत ना मंसूख ऐसे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। मतलब वो कहते हैं कि एक कले बंदे का काम नहीं है। अच्छा। ये तो जनरल बाजवा साहब के हुक्म पे वो आर्मी चीफ थे। अच्छा, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अभी तक जनरल बाजवा साहब ने ये खड़े होकर नहीं कहा कि ये मेरा मतहत था और मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कमांडर हूँ। क्योंकि जो फौज की रिवायात हैं उसमें जो सीनियर होता है, आपको पता है
अगर सीनियर और जूनियर बैठा चाय पी रहा हो, कमांडर लेता है सामने, जो सीनियर है वो बिल भी नहीं देने देता जूनियर को। इधर तो ये जूनियर की गर्दन जो है वो फंसी हुई है और जनरल बाजवा साहब का तरफ से कुछ नहीं आ रहा कि भाई मैंने इसे कहा था। नहीं, जनरल बाजवा साहब के ऊपर इमरान खान साहब का जो ऑन स्लॉट है वो किसी से ढका छुपा है। नहीं तो जनरल फैज के ऊपर अब जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, मरियम लगा रही हैं, तो जनरल बाजवा साहब को उनको डिफेंड नहीं करना चाहिए कि ये मेरा मताया था और मेरे हुक्म पे ये सब कुछ हुआ और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, इसके हवाले से जो कामरान खान साहब को गया है, उन्होंने तो और भी बात की है कि भाई मैं अकेला थोड़ी कर सकता था, आगे फैसले तो अदलिया करती थी। हाँ, ये बड़ा ये पोर्शन आप भूल ना गए। सिर्फ ये कि जनरल फैज मुझे आर्मी चीफ थे इवजाबाद, बल्कि जो फैसले किए हैं वो अदलिया ने किए हैं। यानी जनरल बाजवा बॉस थे और अदलिया जो थी वो डूअर थी। मैं तो बेच रहे हो क्या कहना चाहिए, पैगाम रिसा था। मैं तो एक पैगाम रिसा, मैं तो माली मैं माली सा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट लेकिन की क्या तरफ। ये अगले सेगमेंट की तरफ इससे पहले जो भी हमने बातें की या तज्जिए किए, जिन खबरों का जिक्र किया, ये सब उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर रहे और कंट्रोल में रहे। IMF के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हैं, उन मुज़ाकरात का ऊंट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा। और आज इसी हवाले से मुआशी महाज के मुजाहिद, हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट और रिपोर्टर सैयद मेहताब हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मेहताब हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या सूरत हाल है? सबकी नज़रें IMF पे हैं और IMF की नज़रें शायद वो मिला ही नहीं रहे हमसे, कुछ बात बन नहीं रही। हर रोज़ नई डेडलाइन आ जाती है, 2 दिन, 1 हफ्ता, 3 दिन। अब लेटेस्ट क्या डेडलाइन आई है? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी यानी वसूख से कही जा सकती है और वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट होने की वजूहात हमें, जहाँ पे हम IMF को बस चीज़ों में ब्लेम करते हैं, अपने आप को भी या अथॉरिटीज़ को भी ब्लेम करना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने ब्रीच किया, फिर इसहाक डार साहब जब आए तो उन्होंने आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की। इसका IMF ने बहुत बुरा बनाया, डिले भी किया। वो स्टैगर करके चीज़ों को करना चाहते थे। वो उनकी कोशिश ये थी कि पहले फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे ले लिए जाएं ताकि एक स्ट्रेंथ के साथ IMF से बात की जाए। इसमें उन्हें नाकामी हुई। अब ड्राइविंग सीट के ऊपर IMF है, इतनी माइन्यूट चीज़ों को वो देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, 2-3 इश्यूज़ हैं। जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो जब तक 200% उन्हें कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। देखिए, चाइना ने कर दी है, सऊदी अरब, UAE, कतर, ये ममालिक रहते हैं और मल्टीलैटरल्स में वर्ल्ड बैंक भी है। ये सारे एवेन्यूज से कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद तो इस कंफर्मेशन में ताखीर क्या है? सऊदी अरब, UAE, कतर, क्यों ताखीर है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि IMF ने इस दफ़ा एक चीज़ चेंज की। पहले ये होता था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद आप प्रायर एक्शंस लें। प्रायर एक्शंस जो है लेकर आप लेटर ऑफ इंटेंट साइन करें और बोर्ड में चीज़ें चली जाती थी। इस दफ़ा ये है कि प्रायर एक्शंस सारों पे पहले अमल दरामद होगा और उसके बाद जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी श्रीलंका के साथ IMF का एक एग्रीमेंट हुआ है और उसमें उनकी कंफर्मेशन की है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की चाइना ने, इंडिया ने और पेरिस क्लब ने। उसके बाद उनके साथ उन्होंने तय किया है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है 20 मार्च को श्रीलंका का जो पैकेज है उसको कंसिडर करके उसकी अप्रूवल दे देगा। तो हमारे साथ थोड़ी सी, मैं समझता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन भी है कि अगर आप श्रीलंका के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पहले कर लेते हैं और कंफर्मेशन बाद में होती है तो आप बोर्ड में लेके जाते हैं, आप हमसे जरा पहले कर रहे हैं क्राइसिस। तो लेकिन एक चीज़ इससे पहले भी मैं आपको बताऊँ, जो लास्ट रिव्यू हुआ था 7वां और 8वां, वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इन ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कंफर्मेशन दी थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुई। तो इसलिए अब अगर IMF की भी क्रेडिबिलिटी का इशू है, क्योंकि अगर वो प्रोग्राम रिवाइव कर दें और ये पैसे ना आए तो फिर क्रिटिसिज्म सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा, IMF के ऊपर भी होगा और उनकी जॉब्स भी एट रिस्क होगी। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनी है, जो सियासी जमातों के अंदर IMF के ऊपर बज़ाहिर कोई एलानिया इत्तेफाक भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान भी कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी।
तो इसहाक डार साहब जो मिसाक मईशत की बात कर रहे हैं, कहीं इस किस्म का कोई दबाव तो नहीं IMF से कि पहले अपने सियासी इत्तेफाक पैदा करें और कोई हमें शो करें कि ये पॉलिसियां जारी रहेंगी? ये देखें, बुनियादी तौर पे ये IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है इसमें जून 2023 में, लेकिन IMF को भी पता है कि हमने नेक्स्ट IMF के प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि अगले साल की $27 बिलियन की रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए, हम मिसाक जमहूरियत पे पहले भी बात कर चुके हैं और उसकी शायद इस वजह से भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अब सूरत हाल इस हद तक आ चुकी है कि मिसाक जमहूरियत से पहले एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी की ज़रूरत है। सर्टेनिटी से मुराद ये है कि हमें पता हो कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में डार साहब जो है वो भी आर्मी चीफ ने उन्हें भी बुलाया जब ये बिजनेसमैन बड़े बड़े उनके पास गए, और मेरे ख्याल में, मेरे पास ये अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये डार साहब की ख्वाहिश पे ये मीटिंग नहीं हुई। ये मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये मीटिंग अरेंज की थी। तो बुनियादी तौर पे वो भी मूवर्स एंड शेकर्स का उन्हें पता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये सर्टेनिटी जो है ना सर, ये बड़ी ज़रूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए। तो ये कैसे होगी? ये मिसाक मईशत से हो सकती है सर। मसला ये है कि इस मुल्क में ये तय करना ज़रूरी है। आज भी मुझे उसके बारे में फिर नहीं पता कि आज इलेक्शन कमीशन में उन्होंने क्या फैसला किया। इलेक्शंस तो नहीं होने ठीक टाइम पे, लेकिन लगते नहीं हैं। नहीं, मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि नहीं होने, लेकिन टाइम पे नहीं होने। ये 3 माह का जो टाइम इन्होंने दिया, इसमें नहीं होने कम अज कम। तो बुनियादी तौर पे मुझे ये बताएं कि कोई रूल्स ऑफ द गेम, कोई ये तो पता हो ना कि इलेक्शंस कब होंगे नहीं होंगे। कुछ सर्टेनिटी की जो बात है ना, वो बड़ी जरूरी है। क्या इसहाक डार को नहीं चाहिए कि इमरान खान को खत लिखकर ये आगाह किया जाए कि IMF के साथ ये मामला तय हुए हैं, इस पे आपने जो राय देनी है दें, मगर अगर राय नहीं है तो फिर हमें इन मुआहदों पे कायम रहना होगा? तो ये पब्लिकली एक खत लिख के, कॉरेस्पॉन्डेंस करके, राब्ता करके ये चीज़ क्लियर नहीं की जा सकती? मैं तो समझता हूँ जी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं, पूरी कैबिनेट की और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो तरीका, गवर्नमेंट का काम है इनिशिएटिव लेना, और गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। इस पर मैं समझता हूँ बिल्कुल खत लिखना चाहिए और उन्हें एतमाद में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि ये चीज़ें आपने की थी, आपने ब्रीच की थी। अब सर्टेनिटी के लिए ज़रूरी है कि आप भी पब्लिकली इस IMF के प्रोग्राम पे कम से कम हमारी सपोर्ट करें। ये इसहाक डार साहब ने इस हवाले से कुछ कहा था मिसाक मईशत, वो भी हम सुन लेते हैं। मैं तमाम सियासी जमातों को दावत देता हूं कि मीसाक मईशत करें। इस मीसाक मईशत में कोई भी तब्दीली ना करे। सियासत को बालाए ताक रखते हुए मीसाक मईशत को खुश आमदीद कहता हूं। तो ये जुबानी दावत तो दे दी है, कोई प्रैक्टिकली, कोई रिटन, कोई राउंड टेबल, कोई प्लान है गवर्नमेंट का अपोजिशन जमातों को बुलाने के लिए? मैं समझता हूँ प्लान अभी पब्लिकली तो हमारे नॉलेज में नहीं है जी, लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस पे इनको कर लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, अगर किसी की भी हुकूमत हो, चाहे टेक्नोक्रेट्स की हो, चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, कोई भी हो, IMF के प्रोग्राम में हमें जून के बाद जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्विकली, आप समझते हैं कि कुछ IMF के जो डायलॉग्स हैं, इसमें कुछ तो फाइनेंशियल डिमांड्स हैं ना, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, ड्रास्टिक इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, और दूसरी कट्स की बात हो रही है, कफ़ायत शारी की बात हो रही है। तो क्या कोई पॉलिटिकल डिमांड्स भी मुमकिन हैं जो IMF के जरिए कन्वे की जा रही हैं, या कोई कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका? देखें, बुनियादी तौर पे हम जब भी IMF को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप हर 2 से 3 हफ्ते बाद ये देखें कि अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फाइनेंस की हैं, ट्रेजरी की, US की, उससे भी जूम मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर ने। और बुनियादी तौर पे कोई शक नहीं है इसमें कि वहाँ से, अगर IMF पॉलिटिकल इदारा नहीं है, अगर इन राइटिंग में आप देखें, लेकिन वो बिल्कुल पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव करते हैं। और अगर अंकल सैम की उन्हें इंडिकेशन आ जाए, ब्लिंक FNI आ जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये जितनी कंडीशनैलिटीज़ हैं, ये सॉफ्टन होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि अंकल सैम की अगर ब्लिंक FNI आ जाए, आंख का इशारा हो जाए, तो अंकल सैम के एक तर्जुमान ने पाकिस्तान और IMF के हवाले से एक सवाल का जवाब कुछ दिया था, वो आपको सुनाते हैं। IMF की फंडिंग का रास्ता खोलने के लिए बिलाखिर पाकिस्तान को इक़दाम करने होंगे।
हमें यकीन है कि इसी रास्ते पर चलते हुए और जरूरी फैसले, मेरा मतलब है कि माशी फैसले लेते हुए पाकिस्तान खुद को आलमी बरादरी की हिमायत और यकीनन अमेरिका की हिमायत से पायदार तरक्की की राह पर गामजन रख सकेगा। मेहताब साहब, अमरीकी तर्जुमान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ही फैसले करने हैं और पाकिस्तान को ज़रूरी फैसले करने हैं, और फिर बीच में रुक के कहते हैं मेरा मतलब है मुआशी फैसले। तो ज़रा एक दफ़ा अंग्रेज़ी में सुन लें, क्योंकि ये मेरा मतलब है मुआशी फैसले वाला जो उन्होंने बात की ना, इसका बहुत से मतलब है। ज़रा सुन लें अंग्रेज़ी में क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये ज़रूरी फैसले करने और फिर सोच के उन्होंने कहा मेरा मतलब मुआशी फैसले। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। अभी आप ये देखें कि कन्फर्मेशन हम बाकी ममालिक से हासिल कर रहे हैं, लेकिन IMF ने राइटिंग में तो नहीं, लेकिन ये कन्वे ज़रूर किया हुआ था कि आप चाइना से जो आपने रीफाइनेंसिंग लेनी है $2 बिलियन की, वो पहले लें। इसी वजह से आप ये देखें कि $700 बिलियन की एक इंस्टॉलमेंट आई, $500 बिलियन की दूसरी आई, अभी $800 बिलियन बाकी हैं, वो भी आ जाएंगे। और डिपॉजिट्स की रोल ओवर इसके अलावा है, जो कि उसके लिए भी हमने मार्च के आखिर में हमने रिक्वेस्ट भिजवा दी है। वो ये कहते हैं कि कहीं ऐसे ना हो कि आप हमसे पैसे लेके चाइना के लोन्स वापस करने शुरू कर दें, तो पहले आप चाइना से लें। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग वो भी हंस रहे थे और कह रहे थे कि देखिए हमारे पास तो एक किटी है, उस किटी में पैसे जब डाल दें तो ये नहीं पता चलता कि ये चाइना के पैसे हैं या अमेरिका के पैसे हैं या IMF के पैसे हैं, लेकिन ये उनकी तरफ से ये चीज़ें हैं। अच्छा, और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए मसाइल हैं कुछ। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट इस टाइम मुश्किल है। चलें, ठीक है जी, हम दुआ कर सकते हैं कि हम इन मुश्किलात से निकलें और क्या कह सकते हैं, बात उसी पे ख़त्म होती है जो वज़ीर आज़म को नहीं कहनी चाहिए, बेगर्स आर नो चूज़र्स। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।